नमस्कार, मैं हूं मधु राणा और आप देख रहे हैं मधुनामा। कहते हैं पत्रकारिता लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है, लेकिन पत्रकारिता में कई विधाएं हैं, जैसे राजनीति, फाइनेंस, स्पोर्ट्स और क्राइम। आप सभी की दिलचस्पी क्राइम में बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब देखें या टीवी शोज़ देखें, सभी में क्राइम शोज़ की टीआरपी सबसे ज़्यादा होती है। आपकी इसी दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए आज हम मुलाकात कर रहे हैं संतोष कुमार सरस जी से, जो कि पीस मेकर मैगजीन के 20 वर्ष से संपादक रहे हैं और कई वर्षों से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं संतोष कुमार सरस जी से। संतोष जी, कितने वर्ष हो गए आपको क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, और पीस मेकर मैगजीन किस बारे में है ये भी साथ में हमको बताइए। हाँ, मैंने रिपोर्टिंग की शुरुआत 98 से किया है। तब मैं आंखों देखी न्यूज़ में था। नल्ली सिंह मैडम का आंखों देखी आया करता था। डीडी मेट्रो एक चैनल हुआ करता था उस पर। और उसके बाद थोड़े समय मैंने टीवी असाही टीवी NHK एक जापानी चैनल है, मैंने उसके लिए काम किया, सार्क कंट्रीज़ के लिए। और 2004 से पीस मेकर मैगजीन मैंने शुरू की और इसका पूरा कॉन्सेप्ट पुलिसिंग पर है। पुलिसिंग का कहना है कि मतलब पुलिसिंग का मतलब हो गया पुलिस से संबंधित सारी चीज़ें, क्राइम की स्टोरीज, पुलिस के गुड वर्क्स, पुलिस की नकारात्मक चीज़ें, पुलिस में जो समस्याएं हैं वो, पुलिस के परिवार की समस्याएं क्या हैं। आप देखिए कि अगर पुलिस अधिकारी किसी परिवार का है तो किसी होली, किसी दिवाली, किसी छठ, किसी पर्व में वो नहीं होता है अपने परिवार के साथ, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है समाज के लोगों को उस पर्व को अच्छे से मनवाना। तो इस तरीके से देखें तो परिवार कितना त्याग करता है। कई बार मतलब कितने किस्से हैं हर पुलिस वाले के जीवन में आया होगा कि अपने मैरिज एनिवर्सरी में नहीं पहुंचे होंगे, अपने बच्चे के बर्थडे में नहीं पहुंचे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो उन सारे पहलुओं को मैंने पीस मेकर में स्थान दिया जी। ये 2004 से चल रही है लगातार। तो अच्छा, आपकी मैगजीन 2004 से जी छप रही है। और इसमें लेकिन जो मैंने आपकी मैगजीन पढ़ी है ये पीस मेकर, तो मैंने इसमें देखा कि आप इसमें पुलिस का गुड वर्क ज़्यादा आप पोर्ट्रे करते हैं, ज़्यादा जो दिखाते हैं पुलिस के क्या उन्होंने अपने एरिया में क्या अच्छा किया, क्या नहीं किया, ये आप करते हैं। तो उनका नेगेटिव मैंने कम ही पढ़ा आपकी मैगजीन में। ये प्यारा सा आपका इल्ज़ाम मैं अपने सर माथे लेता हूँ और ये सच है कि इसमें मैंने गुड वर्क्स को ज़्यादा हाईलाइट किया है। देखिए, देश में क्या है, नकारात्मकता का ऐसा दौर चला है। मतलब अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो पत्रकारिता की शुरुआत जो है ना, वो अंग्रेज़ों के समय हुआ था। और जब अंग्रेज़ों के समय हुआ था तो उसमें हमें नकारात्मक खबरों को ज़्यादा दिखाना था, क्योंकि अंग्रेज़ जुल्म करते थे। लेकिन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें ये सोचना चाहिए कि अब हमारा देश आज़ाद हो गया है। अब हमारी सरकार जो है वो जनता के विरुद्ध काम नहीं कर रही है, लोकतंत्र में जनहित में सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन जो पत्रकारिता की आत्मा में जो नकारात्मकता जो घुसी हुई थी ना, वो निकली ही नहीं, वो आज भी नहीं निकली है। पता नहीं कैसे लोगों के दिमाग में यह है कि जहाँ नकारात्मकता है वही खबर है। ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि आपके मोहल्ले में एक अगर सफाई कर्मचारी है जो नाले को साफ करता है रोज़, जिस दिन साफ नहीं करेगा, अगर कहीं पानी बहने लगा तो वो खबर बन जाएगी, न्यूज़ में आ जाएगी। लेकिन वो बरसों बरस से अपना रोज़ सुबह आ रहा है, झाड़ू लगा रहा है, नाले को साफ कर रहा है और पानी किसी दिन नहीं लग रहा है, नाला शानदार तरीके से बह रहा है, व्यवस्थित तरीके से। वो खबर आप कहीं नहीं देखेंगे, किसी खबर में, किसी अखबार में नहीं, किसी चैनल में नहीं कि हाँ ये व्यक्ति पिछले 20 साल से लगातार इस जगह का इंचार्ज है, यहाँ ये झाड़ू पोछा लगाता है, ये पानी निकालता है नाले का, और कभी पानी नाले से बाहर नहीं आती सड़क पर। लेकिन अगर सड़क पर लग गई तो उस दिन जरूर खबर आएगी। मेरा सवाल ये है संतोष जी कि पुलिस की नकारात्मक छवि बनी क्यों? हम बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखते हैं कि पुलिस की नकारात्मक छवि ही दिखाई जाती है। अब कुछ जगह पर हम अच्छी बातें भी सुनने को मिले, लेकिन अधिकतर हम नेगेटिव बातें ही उनकी सुनने को मिलती है कि उन्होंने FIR नहीं लिखा, आम पब्लिक का साथ नहीं दिया जब तक कि उनको ऊपर से प्रेशर नहीं आया। पुलिस की छवि खराब करने में सबसे ज़्यादा जो किसी का रोल है तो वो है बॉलीवुड फिल्मों का। बॉलीवुड फिल्मों में क्या है, उनको नकारात्मक दिखा करके लोगों की वाहवाही लूटनी है। भारत की पुलिसिंग को ऐसे दिखाया जाता है जैसे सबसे लेट से पहुंचने वाली पुलिस भारत की पुलिस है। जब मारपीट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा तो बाद में क्यों 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 सायरन बजाती हुई पुलिस आएगी जब हीरो मार ले गया, हीरोइन ये मोस्ट ऑफ द फिल्मों में हम ये देखते हैं। बिल्कुल सही बात। ये बहुत ही गलत तरीका है। इससे क्या होता है, लोगों के मन में पुलिस के प्रति जो विश्वास है
वो कम होता है। लोग सोचते हैं पुलिस को क्या बुलाना, आएगी तो लास्ट में ही, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा पुलिस के लिए अच्छा दिखाइए, बच्चों को बताइए कि पुलिस वाले अंकल तुम्हारे दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं। जब भी कोई दिक्कत हो पुलिस के पास जाओ। अगर आप ये देखिए, रोड पर अगर एक पुलिस वाला खड़ा है ना, तो इस गली से लेके उस गली तक और 1-2 किलोमीटर के रेडियस तक कोई बदमाश नहीं घुसता है इस इलाके ये में। बात तो सही है कि हमें भी बचपन में हमारे डैडी ने हमको यही सिखाया था कि कहीं पर भी पहले घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर याद करवा दिया था हमको सबसे पहले छोटे में ही, और उसके बाद हमको बताया गया था कि अगर कहीं पर भी कुछ भी हो, आप मिसप्लेस हो जाओ, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो सबसे किसी से रास्ता नहीं पूछना है, पुलिस से जाके रास्ता पूछना है। और ऐसा मैंने अपने जीवन में, मेरे खुद का ऐसा एक्सपीरियंस है 2-3 बार का कि मैं थोड़ा भटक गई या मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ को जाना है, कैसे करना है, तो मैंने पुलिस से पूछा है और पुलिस ने मुझे एकदम सही जवाब, सही रास्ता दिखाया दिया था। ना। जी बिल्कुल। आपके मन में तो पुलिस की अच्छी छवि है ना। मेरे मन में है। आपके साथ पुलिस ने गलत किया कभी? नहीं, मुझे ऐसा मैं कभी आपको कोई एक और इंसिडेंट नहीं उदाहरण मिला। देता हूँ। लोग कहते हैं पुलिस खराब है, खराब है। मतलब मुझे अगर 10 लोगों ने कहा होगा तो मैंने 9-10 लोगों से पूछा है कि क्या खराब है, कैसे, आपका कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है? नहीं, मेरे उस दोस्त ने कहा कि रेड लाइट क्रॉस किया था तो पुलिस वालों ने रोक लिया और वहाँ हमसे कहा कि 2000 का चालान होगा, नहीं तो 500 दे दो। तो मैं कहता हूँ कि देखो, पहले तो 9 लोगों का कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं है, सुने सुनाए किस्से पर आप सारी बातें कर रहे हैं। प्लस पहली गलती आप कर रहे हैं कि रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कानून का पालन कर रहे हैं? तो पहली गलती आप कर रहे हैं और फिर दूसरी गलती करने के लिए आप पुलिस को विवश कर रहे हैं। 2000 का चालान कटाइए अगर आपने गलती की है तो। आप खुद कहते हैं कि नहीं नहीं, आप ऐसा करो, 500 रुपये ले लो और हमें जाने दो। तो कितनी गलतियां आप कर रहे हैं और इल्ज़ाम आप पुलिस पर लगा रहे हैं। तो हमारी ही कमज़ोरी के कारण हमारी ही नेगेटिविटी हम सामने वाले को दे देते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाज की जो नेगेटिविटी है वही पुलिस में चली जाती है, उसी से वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। हाँ देखिए, पुलिस जो है वो समाज का आईना है। अगर वही पुलिस दिल्ली में काम करती है, वही पुलिस महाराष्ट्र में काम करती है, वही पुलिस भारत के सभी कोने कोने में काम कर रही है, राज्यों में काम कर रही है, लेकिन वही पुलिस उत्तर प्रदेश में भी काम कर रही है। आज की तारीख में अगर आप मतलब जैसे आज 2 फरवरी 2024 है, आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ, यूपी में आप जेल खुला छोड़ दीजिए, मजाल है कोई अपराधी भाग जाए। उसको पता है कि जैसे निकलेगा या तो उसके घुटने टूटेंगे या वो जान से जाएगा। ये होती है पुलिसिंग। जब तक दहशत नहीं रहेगा ना अपराधियों में, तब तक पुलिसिंग का कोई मायने नहीं है। पुलिसिंग हमेशा सख्ताई से ही होना चाहिए, लेकिन आम आदमी के साथ नहीं। अपराधियों के साथ सख्ताई से नहीं पेश आएंगे तब तक वो ठीक नहीं होगा। मैं यूपी पुलिस का इस मामले में बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ करता हूँ कि यूपी में अपराध लगभग ख़त्म है। और अगर आज की तारीख में अपराधियों को चेक करना होता है तो लोग ऐसे पैंट उठा के देखते हैं पुलिस वाले कि यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा, कहीं ना कहीं गोली उसको लगी होगी, तो न छिनतई करेगा, न वो कोई भी गलत काम करेगा ही नहीं। तो मतलब मेरा ये कहना है कि पुलिस सख्ताई से ही पेश आनी चाहिए, लेकिन पुलिस को ये देखना चाहिए, इस चीज़ का ट्रेनिंग होना चाहिए कि आप अपराधियों के साथ तो अपराधी की तरह पेश आएँ, लेकिन आम आदमी के साथ आप अच्छे से पेश आएँ। उनके मन में दहशत पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दहशत किसके मन में पैदा करना है? अपराधी के मन में। ये बात है। संतोष जी, अपने क्राइम रिपोर्टिंग एकदम शुरुआत में जब आप जर्नलिज्म में आए, मीडिया में आए, तो आपने शुरुआत से ही क्राइम की तरफ चले गए या आप सोच कर गए थे कि मुझे क्राइम रिपोर्टर ही बनना है? कैसे आपने शुरुआत की? देखिए, कई चीज़ें जीवन में आप सोचे नहीं होते हैं और वो इंसिडेंटल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, उसमें मेरा ये किस्सा है कि मुझे टेक्निकल चीज़ें पसंद थी। जब मैं मीडिया में आया तो मैं कैमरामैन था, आंखों देखी में मैंने एज कैमरामैन ज्वाइन किया था। 10 मई 1998, क्योंकि मेरे जीवन का बहुत ख़ास दिन है इसलिए मुझे वो अच्छे से याद है। हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे मुरादाबाद में, तब मैं आंखों देखी के लिए न्यूज़ कवरेज के लिए गया हुआ था। वहाँ आंसू गैस चला, तो मतलब पुलिस ने छोड़ा, तो आंसू गैस क्या हुआ, हम लोग एक बेस के नीचे फंस गए, तो उसमें आंसू गैस मेरे दाहिने साइड लगने लगा। तो मैंने, बहुत जलन होती है, मेरा अनुभव नहीं था, तो मैंने कॉर्निया को, मतलब आँख को इतना ज़्यादा मसल दिया कि दिल्ली आते आते कॉर्निया ही डैमेज हो गया। उसके बाद मैं एम्स में एडमिट हुआ, वो सब एक अलग किस्सा है। तो मेरे लिए ये वैसे हो गया जैसे कोई व्यक्ति चाहता हो कि वो ड्राइवर बने और उसके लिए वो सारा ड्राइविंग सीख रहा है, लाइसेंस लेके, जैसे रोड पे उतरता है एक एक्सीडेंट होता है और उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। तो मेरे लिए वो स्थिति थी
टेक्निकल चीज़ों से कन्वर्ट होके एडिटोरियल साइड में आना। तो जब ये हो गया तो मुझे लग गया कि अब तो मैं कैमरामैन का काम नहीं कर सकता। तो फिर मैंने मास कम्युनिकेशन किया दिल्ली से, और उसके बाद आंखों देखी में ही, क्योंकि वो क्राइम रिपोर्टिंग थी, नलिनी सिंह का जो आंखों देखी आता था उसमें मैक्सिमम क्राइम रिपोर्टिंग होती थी, और क्राइम्स का एक सेगमेंट होता था। तो उस सेगमेंट में मैंने काम करना शुरू किया। इस तरीके से क्राइम रिपोर्टिंग की तरफ मेरा झुकाव भी हुआ। और चूंकि मैं हर दिन जाया करता था रिपोर्टिंग के लिए, तो क्राइम वाली स्टोरी मुझे बहुत पसंद भी आती थी। जब आप कैमरा कर रहे थे, एज कैमरा पर्सन जब आप काम कर रहे थे, तो आप क्राइम स्टोरीज के लिए ही ज़्यादातर उनको ही कवर किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे बहुत पसंद आता था, क्योंकि उसमें एक ठसक है। मतलब आप देखिए कि दिल्ली पुलिस में कुछ आईपीएस हैं, जैसे पहले जज थे, एक मेरे मित्र हैं राजस्थान में जज हैं, आईपीएस हैं, उन्होंने जज की नौकरी छोड़ के और यूपीएससी दे के आईपीएस बने। एक डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, एमबीबीएस के साथ साथ उन्होंने एग्जाम दिया और यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बन गए। वो चाहते तो आईएएस भी ले लेते, उनकी रैंकिंग हाई थी, लेकिन उन्होंने चॉइस में आईपीएस दिया। तो मैं कईयों का इंटरव्यू करता रहता हूँ, सारे मित्र हैं, सारे ऑफिसरों का मैं जो भी मिलते हैं उनका इंटरव्यू करता हूँ। तो कई लोग अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। वो कहते हैं जो पुलिसिंग की ठसक है ना, वो गजब की है। और पुलिसिंग एक माध्यम है जहां आप जनता को इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं। मतलब आप वर्दी में हैं तो एक पेन किलर हैं, मतलब किसी को पेन है, कोई तकलीफ में आ रहा है ना, आप इमीडिएट उसको रिलीफ दे सकते हैं। तो पुलिसिंग सेवा का सशक्त माध्यम है, इससे सशक्त माध्यम मेरे हिसाब से कोई नहीं है। क्राइम स्टोरीज करने के लिए एक रिपोर्टर के अंदर, एक पत्रकार के अंदर क्या होना चाहिए कि हम माने कि हाँ ये व्यक्ति सही है क्राइम रिपोर्टिंग करने के लिए, ये एक अच्छा क्राइम रिपोर्टर है? क्या उसके अंदर होना चाहिए? देखिए, क्राइम रिपोर्टिंग एक मिशन है, जैसे पुलिसिंग एक मिशन है। पुलिसिंग एक जॉब नहीं है। आईएएस एक जॉब हो सकता है, आईएफएस आईआरएस एक जॉब हो सकता है, आप 10 बजे गए 6 बजे घर आ गए, लेकिन पुलिसिंग एक मिशन है। उसी तरीके से पुलिसिंग की पत्रकारिता करना भी एक मिशन है, क्योंकि अपराध 24 घंटे होते हैं, पुलिसिंग 24 घंटे होती है। अपराध का तो कोई समय होता नहीं है, कभी भी अपराध हो जाता है। उसी तरीके से पुलिस भी 24 घंटे मुस्तैद रहती है। उससे ज़्यादा मुस्तैद क्राइम रिपोर्टर्स को होना पड़ता है। अब आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा फैला था पिछले साल, उसमें पुलिस हेलमेट लगा के, बॉडीगार्ड लगा के, बुलेट प्रूफ पहन के, बंदूक लेके, लाठी लेके जा रही है, और पत्रकार ऐसे ही बस हाथ में एक कलम में एक डायरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जब तक आपके अंदर एक मिशन नहीं होगा ना, तब तक आप क्राइम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। क्राइम रिपोर्टर्स को बहुत डेयरिंग भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डेयरिंग होना चाहिए, और हम तो मानते हैं कि हमारा बहुत विटी भी होना चाहिए, मतलब एकदम उनको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसे आप जान थोड़ी गंवा देंगे कि पुलिस और अपराधी के बीच गोलीबारी हो रही है तो आप उसके बीच में घुस जाएंगे। समझदारी से तो काम लेना ही पड़ता है। आप देखिए, मैं भी समझता हूँ कि समझदार था और आँख खराब कर बैठा, तो हो जाता है। ये सब कोई बात नहीं है, कभी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग एक मिशन है, वो सिर्फ पत्रकारिता नहीं है। तो क्राइम रिपोर्टिंग एक, आप कह रहे हैं मिशन है, तो मिशन है तो उसमें जान का खतरा भी है फिर तो? हाँ बिल्कुल है, कभी भी जान जा सकती है। क्या कभी आपको ऐसा क्राइम, अपना मतलब करियर, आपका तो इतना लंबा करियर रहा है, तो उसमें कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि आप बहुत डेंजरस स्थिति में हैं, बहुत ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि अब बचना मुश्किल है, या आपके ऊपर ही कोई बात आ जाएगी? ये एक तो इंसिडेंट आपने बताया कि जिसकी वजह से आपके एक प्रॉब्लम आ गई आईज में, लेकिन इसके अलावा कभी ऐसा होता है कि अब तो जान पर बन आई है, ऐसी वाली कभी परिस्थिति आई है? बहुत सारी घटनाएं हैं। आप स्टिंग ऑपरेशन भी किया करते थे ना? हाँ, स्टिंग ऑपरेशन तो बहुत सारा किया है, उसके बारे में बताऊंगा। अभी आप फिलहाल क्राइम का बता हाँ, जान जाने वाली स्थिति बता दें, जो आपने सवाल पूछा, आँख तो गवा ही चुका था। जान जाने की स्थिति भी कई बार आई, जब लगा कि बस राम नाम सत्य है, लेकिन हमारा रखवाला तो ऊपर वाला है। इस पर मैं आपको एक बताता हूँ एक किस्सा। गाज़ियाबाद में हिंडन नदी है, वहाँ पर मॉर्चरी है। हिंडन नदी में, मतलब पूरे गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो डेड बॉडी मिलती है, हिंडन नदी में भी बहकर आती है कहीं कहीं से, तो लावारिस लाशों के निष्पादन के लिए, उनके दाह संस्कार के लिए सरकार के तरफ से 2500 रुपये मिलते हैं पर बॉडी। हाँ, पर बॉडी। उसमें कई बार रेलवे ट्रैक से कट जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो पीस में बॉडी हो जाती है। वो क्या करते हैं कि वहाँ एक 4 दीवारी बनाया हुआ है, 10 फीट के हाइट से, छोटा सा ही जगह है।
उसमें वो पार्ट्स फेंक देते हैं, डेड बॉडी को फेंक देते हैं, देते थे, रख देते हैं उसमें। अभी भी ऐसा चल रहा उस समय था, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा, 15 मतलब हाँ 20 साल के लगभग पहले की बात बता रहा हूँ। ये मैडम को सूचना मिल गई, नलिनी सिंह मैडम को, कि ऐसे ऐसे एक घटना है, तो मतलब इस तरह की एक सूचना है, उसमें देखिए वो डेड बॉडी जलाते नहीं है, वो 2500 रुपये बचाने के लिए डेड बॉडी को ऐसे ही फेंक देते हैं। ये जब मुझे उनको सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि जाओ बेटा करके आओ। अब हम लोग गए, हमने वो स्टोरी की, मैं और मेरी टीम के साथ 2 लोग 3 लोग थे हम लोग, तो हमने स्टोरी की उसमें। तो कैमरा लेकर के चुपचाप गए रेलवे ट्रैक होते होते, और ऐसे कैमरा मतलब उस पर चढ़ के, हालांकि मतलब आप समझो कि उस सीन के देखने के बाद कम से कम 1 सप्ताह न मुझे नींद आई, न मैं खाना खाया, क्योंकि अंदर खूब बड़े बड़े कीड़े उन डेड बॉडी को खा रहे थे, और इतनी बदबू कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन वो स्टोरी करनी थी, वो स्टोरी हुई, नलिनी सिंह ने बड़ी मतलब ज़बरदस्त उसको कवरेज दी। लेकिन क्या हुआ कि जब हम ये काम कर रहे थे ना, थोड़ी खटपट हुई होगी, तो अंदर पता चल गया कि कुछ बाहर लोग कर रहे हैं, और उसी में कोई निकला होगा बाहर, तो देखा कि तो मीडिया आप वाले दिन कमरे में गए थे कि रात में गए थे? दिन में आप दिन में हाँ, चले गए हाँ, थे? दिन में चले गए थे। बताया नहीं कि पत्रकार, क्राइम की रिपोर्टिंग बहुत डेयरिंग काम है, मिशन है, एक काम करना है तो करना है, ये वाली स्थिति रहती है। तो हम लोग गए, जब उनको पता चल गया कि कोई आया है मीडिया वाले हैं, देखा कैमरा वैमरा, हमारे पीछे वो भागे, वही जो पोस्टमार्टम जिससे करते हैं उसको लेकर के। हमें हाँ हमें लगा कि बाप रे बाप, आज तो हमारा भी पोस्टमार्टम हो जाएगा जीते जी। तो भागे हम लोग, फिर कुछ लोग थोड़ा सा आगे गए तो वो दाह संस्कार कराने में ढेर सारे लोग थे, उन लोगों ने देखा मीडिया कोई पका रहा है, तो उसी में रोक रोक करे हुआ। हमने कहा कि हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे वैसे करके। और आंखों देखी का नाम सुन के भी उनकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि नलिनी सिंह मैडम का बहुत जलवा था उस समय, उनको लोग बहुत पसंद करते थे, पत्रकारिता में बड़ी हस्ती थी। हाँ, तो ढेर सारे लोगों ने देखा, हमारे हाथ में माइक थी आंखों देखी का, तो हम लोग सुरक्षित वहाँ से निकले। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जहाँ जान जाते जाते बची है। ऐसे अभी तो आपने बताया तो थोड़ा हंसी भी आ रही है, लेकिन सोच करके रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कैसा वो मंजर होगा कि मतलब इतना डेयरिंग रहा है आप। सच में क्राइम रिपोर्टर्स को डेयरिंग होना ही पड़ता है। हमारे जैसे नॉर्मल लोग जाएंगे तो हम तो घबरा के वहीं बेहोश हो जाएंगे, और इस तरीके का अगर सीन देख लिया तो आपने तो हम मुझे तो लग रहा है पता नहीं हम ताउम्र खाना ना खा पाए, सुन के ही मन थोड़ा ऐसा हो गया। ओके दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आ पा रही, दिमाग में वही चल रहा है। तो आप स्टिंग ऑपरेशंस भी करते थे? तो कुछ स्टिंग ऑपरेशन तो हम लोग समझते ही हैं स्टिंग ऑपरेशन क्या होते हैं, जो छुप करके स्पाई करके जासूसी करते हैं। और आपने बहुत सारे स्टिंग केसेस, ऑपरेशन के केसेस जो हैं देखे भी होंगे टीवी पर। हो सकता है हमारे बहुत सारे दर्शक जो है, कुछ दर्शक जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स भी हों, तो उनको थोड़ा कुछ बताइए कि कैसे स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है। हाँ, पहला सवाल जो आपका था, अगर मैं वो बताऊंगा तो अभी तक जान नहीं गई है तो चली जाएगी, तो मैं ये बात नहीं बता सकता कैमरे पर कि कौन कौन से स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं, क्योंकि उन स्टिंग ऑपरेशन से मतलब आपको बता रहा हूँ 20 साल पहले की बात, 15 साल 18 साल 22 साल पहले की बात, कई स्टिंग ऑपरेशन ऐसे हुए हैं जिसमें देश हिला है, राज्य हिली है, राज्य सरकार हिली है, महिला आयोग ने उस पर मतलब राज्य सरकार को हिला दिया है। ऐसी कई चीज़ें हैं। मैं था, मेरे एक मित्र थे, वो अभी एक बड़े चैनल को के वो क्राइम हेड हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल कैसे करते हैं ये एक सवाल अच्छा है। इसमें क्या है कि आपके पास ये नाक है ना, नोज फॉर न्यूज़ होना चाहिए, नाक को सूंघने की क्षमता होनी चाहिए। मैं बताता हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, ताकि जो आपके दर्शक है समझ पाएँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे हिंदुस्तान का एक जो भी आप ऐसा कुछ भी मत बोलिए जिससे आपका कुछ भी डेंजर हो, या आपकी वजह से कोई, क्योंकि आपकी टीम रही होगी, ऑफ कोर्स एक आदमी तो नहीं करता है, तो वो टीम का दायित्व भी बनता है। नहीं, वो खतरा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बिल्कुल खुले मतलब हल्के तरीके से बता देता हूँ, उपमा दे करके, प्रतीकात्मक रूप से जी, कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर के सामने दर्जनों की संख्या में अपाहिज लोग होते हैं जी, दिव्यांग लोग जो होते हैं वो होते हैं। लेकिन अगर आप उनको गौर से देखेंगे तो वो एक जैसा कटा रहता है, पैर कटेगा तो इतने दूर से कटेगा, हाथ कटा है तो इतना कटेगा, मतलब एक उसमें सिमिलरिटी होती है। तो उनसे आप बात करेंगे तो उनको पता नहीं होता कि कब कट गई। कहानी भी एक जैसी होती है, कि जैसे बिहार से कोई बच्चा आया,
दिल्ली पहुंचा, दिल्ली तक उसको होश है, लेकिन दिल्ली आने के बाद अपने आप को वो किसी हॉस्पिटल में पाता है। जब हॉस्पिटल में पा रहा है, देखता है कि जा मेरे पैर ही नहीं है दोनों, तो उसको नहीं पता कि ये कैसे क्या हो गया। क्या होता है कि मतलब दिल्ली मैंने एक प्रतीकात्मक रूप से बोला, आप किसी दूसरा शहर को समझ लीजिए, मुंबई समझ लीजिए, कलकत्ता समझ लीजिए, वहाँ एक गिरोह है। गिरोह क्या यहाँ करता पर एक है? बात फिर दोबारा से साफ कर देते हैं कि ये अभी जो भी नाम ले रहे हैं वो सिर्फ इमेजिनरी नाम ले रहे हैं, उस जगह का या उस पर्टिकुलर संस्था का नाम नहीं यहाँ पर लिया जा रहा है, या उस व्यक्ति का कोई नाम नहीं लिया जा रहा है। ये अभी जो भी नाम लिया जाए वो इमेजिनरी है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक बताने के लिए, समझने के लिए कि स्टिंग ऑपरेशन होता कैसे है। तो उसके लिए आपको मतलब बोलते हैं ना कुत्ते जैसी नाक, सूंघने की नाक, तो न्यूज़ के लिए कुत्ते जैसी नाक होनी चाहिए जो सूंघ ले कि मामला क्या है। तो मतलब वही मैं बता रहा था आपको कि उस मंदिर के बाहर जो जितने खड़े हैं दिव्यांग, सब एक जैसा पैर कटा हुआ। पैर कटा है तो जांघ से कटा हुआ है, हाथ कटा है तो यहाँ से कटा है। सवाल पूछिए तो जवाब एक जैसा आता है कि मैं फलाने जगह से आया, स्टेशन तक पहुँचा, रेलवे स्टेशन पहुँचा, पहली बार आया था, अकेले आया था, और वहाँ पर एक आदमी मिला, वो मुझे दोस्ती करके अपने घर ले गया और उसने कुछ खाने को दिया, उसके बाद मुझे होश नहीं है। फिर मैंने पूछा फिर क्या हुआ? जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरे दोनों पैर नहीं हैं। और उस मित्र ने ये कहा कि जो उसको नया फ्रेंड बना, हाँ, जो वहाँ कोई ना कोई आ गया सिंपैथी करने, उसने ये कहा कि भाई तुम रेलवे ट्रैक पे गिरे हुए थे, या फिर तुम्हारे पैर पे कीड़े पड़े हुए थे, पता नहीं कैसे, तो ये काटना पड़ा। और उसको तारीख देखता है तो 15 दिन 20 दिन उसकी ज़िंदगी की निकल गई होती है। उसको ये नहीं पता है कि अगर 2 फरवरी को उसको होश है, घर से चला है, 1 फरवरी को चला है, 2 फरवरी को मान लीजिए उस शहर पहुंच गया, उसके बाद 20 फरवरी तक का उसको होश नहीं कि 18 दिन मेरे कहाँ चले गए। उस दिन में वो बेहोश रहता है, उसके पैर को सुजाया जाता है, उसको काटा जाता है। ये बहुत बड़ा गिरोह है। फिर हमें ये पता चला कि एक हॉस्पिटल है जहाँ पर उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं, पैर, नकली पैर देने वाला वो बनाया जाता है। वहीं से सबको मिला हुआ है। वो उनके पैर को चलाने के लिए, या दिव्यांग का जो वो रिक्शा होता है, ट्राई रिक्शा, वो, तो यहाँ से हमारे कान खड़े हुए और हमने उस पर पूरी स्टोरी की, और उस स्टोरी से पूरा देश हिला। वो नामी गिरामी संस्था तो मतलब मुझे पता नहीं अब है कि नहीं है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं। तो आपके पास वो सूंघने की क्षमता होनी चाहिए कि क्या है इसके पीछे खेल। नहीं तो ये जो अपने जो करते हैं स्टिंग ऑपरेशन, आप लोग जो करते हैं, तो इसके लिए फिर आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करते होंगे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, या बस खोजते जाते हैं, एक एक कड़ी मिलती जाती है और आगे बढ़ते जाते हैं? किस तरीके से करते हैं कि मतलब एक प्लान करते हैं पहले? बहुत फुल प्रूफ प्लान करते हैं। हाँ हाँ, और प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी भी होता है। अच्छा, अगर एक में हम मिस किए तो क्या करेंगे? जी जी। अगर प्लान बी में हम कम कर रहे हैं और कहीं लगे कि मामला खुल रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? प्लान सी भी तैयार रहता है। तो इस तरीके से करते हैं। और अगर आप समझदारी से करते हैं और आपकी नीयत साफ है, आपकी नीयत है कि हमें समाज का भला करना है, देश का भला करना है, तो आप उसमें सफल होते हैं। मन में बहुत देर से मेरे ये प्रश्न आ रहा था कि कब आपको ऐसा लगा कि मैंने बहुत ही अच्छा प्रोफेशन चुना है, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने, वैसे तो अपने पसंद से ही आप बहुत खुश भी लग रहे हैं मुझे इस प्रोफेशन के साथ में, लेकिन फिर भी कभी होता है ना कि जब लगता है कि मैंने तो सच में बहुत अच्छा कर लिया, ये प्रोफेशन चूज़ कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया मैंने। बहुत अच्छा सवाल है और मेरे दिल के बहुत करीब सवाल है ये। इसका जवाब दे करके मैं बहुत खुश होऊंगा। मुझे हर पल लगता है कि क्राइम रिपोर्टर हो करके ये डिसीजन ले करके, जब भी मेरे जीवा पर ये सरस्वती बसी होंगी, मेरे दिमाग में ये बात आई होगी कि मुझे क्राइम रिपोर्टर बनना है, मैं उस क्षण का जीवन भर आभारी हूँ। बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये है कि अपने घर परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने चाहने वाले जो भी लोग हैं, सबको लगता है कि उसका भाई उसके साथ न हो मुसीबत में, लेकिन संतोष भाई तो रहेगा साथ। कोरोना काल में सबके लिए बैन था, लेकिन हमारे लिए फ्री था। मीडिया के लिए फ्री था। उसमें भी क्राइम रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, हाँ, जर्नलिस्ट में भी जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, इनके लिए छूट थी। तो हमने उस कोरोना काल में, मतलब लोग कहते हैं कि दाहिने हाथ से दया कीजिए, बाएं हाथ को पता नहीं चले, दान कीजिए, इसलिए मैं बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा। लेकिन आप ये समझिए कि पूरे कोरोना काल में मैं एक दिन अपने घर में नहीं रहा। जितने लोगों ने मुझे फ़ोन किया, संपर्क किया कहीं से भी, उनको मैंने मदद की।
चाहे वो हॉस्पिटल ले जाना हो, चाहे वो दवाई पहुंचाना हो, दूध पहुंचाना हो, सब्जियां पहुंचानी हो, कुछ भी करना हो, मतलब मैं बहुत रोमांचित होकर काम करता था। मतलब कभी एक पल को ये अफसोस नहीं होता था कि मैं आधी रात को जा रहा हूँ, दिन में जा रहा हूँ। हॉस्पिटल भी किसी को ले जाना है, हमेशा समस्या रहती थी किसी न किसी को। जी। अच्छा, होता क्या है कि जैसे एक मधु मैम संतोष की जानकार हैं, तो मधु मैम अपने 10 दोस्तों को बता देती हैं कि संतोष नाम का एक क्राइम रिपोर्टर है, अगर कभी कोई ज़रूरत हो पुलिस में या कभी ऐसी कोई ज़रूरत हो गाहे बगाहे तो मुझे बताना, संतोष तुम्हारी मदद करेगा। इस तरीके से अगर मेरे संपर्क में 100 लोग थे तो इसका मतलब है कि 1000 लोग मेरे संपर्क में थे। अब हज़ारों लोग जब ये बात करते हैं। अच्छा, दूसरा मेरा ये भी मानना रहता है कि अगर आप इस पोजीशन में हैं, मैं हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ कि आप किसी की मदद कर सकें, तो आप समझ जाइए कि आप भगवान का रूप है धरती पर। भगवान नहीं आते, किसी न किसी को भेजते हैं ना, किसी ने मेरी मदद की तब मैं यहाँ आया हूँ। जैसे मैं खुले में नाम लेता हूँ कि अशोक श्रीवास्तव जो डीडी न्यूज़ के 2 टूक के एंकर हैं, वो मेरे गुरुदेव हैं। आंखों देखिए में वो ब्यूरो चीफ थे मेरे, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो मेरा क्राइम रिपोर्टर बनने का निर्णय मुझे हर पल आह्लादित करता है, खुशी देता है। कोरोना काल में वो और भी ज़्यादा चरम पर था, क्योंकि उसमें खूब खुल के मैंने मदद की किसी की भी, खूब खुल के। एक मेरे अंकल थे, पड़ोस में रहते थे, उनका बेटा विदेश में था, फंस गया था। अच्छा। तो अंकल का दवा लाना, उनको हॉस्पिटल ले जाना, इंजेक्शन दिलाना, सारा काम करता था। अंकल कहते थे मजाक मजाक में कि बेटा तुम्हारा विदेश में, तुम्हें अपना घर ले जाऊंगा अगर मैं चला गया तो। कोरोना काल में तो खैर हमारे बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं, उनका हम आज भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि कोरोना काल में जो वॉलेंटियर्स ने काम किया है, चाहे वो हेल्थ से हो, जर्नलिज्म से हो या पुलिस से हो, सब ने बहुत बहुत मदद की है। ये कोरोना में हमको मानवीय पक्ष बहुत देखने को मिला है। संतोष जी, आपने तो बहुत सारी स्टोरीज, क्राइम स्टोरीज की हैं। अब हमें एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताइए, कोई ऐसा कभी इंसिडेंट आपके लाइफ में आया कि जब आपने लगा हो कि ये लगता है मुझसे सॉल्व नहीं हो पाएगी, या मैं इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाऊँगा, या मैं कहाँ फंस गया, ऐसा कभी कोई स्टोरी, कोई इंसिडेंट आपके लाइफ में हुआ है क्राइम और ये जर्नलिज्म से रिलेटेड? हाँ, ऐसी चीज़ें तो बहुत होती रहती हैं, लेकिन एक स्टोरी है जिसने मुझे अंदर तक हिलाया, वो मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली के एक बहुत बड़े चौराहे पर एक लेडी एक बच्चे को गोद में ले करके भीख मांग रही थी। आप अक्सर देखेंगे दिल्ली में आज भी हो रहा है। और मैंने बताया अपने को नोज फॉर न्यूज़ होना चाहिए, नाक होनी चाहिए खबर को सूंघने की। मैंने देखा कि वो लेडी तो सांवली है, अब बच्चा जो है मुश्किल से 1.5-2 महीने 3 महीने का होगा, और एकदम गोरा खूबसूरत सा बच्चा है। तो मेरे साथ माँ और बच्चा मैच नहीं कर रहे थे। तो मेरे साथ जो बैठे थे उन सज्जन से मैंने कहा कि यार कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये लेडी तो इतनी सांवली है और बच्चा इतना गोरा है। उसने कहा तो पति गोरा होगा, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने कहा नहीं, मुझे रहा नहीं जा रहा है, इसमें तो देखना पड़ेगा। तो मैं गाड़ी आगे रोड क्रॉस करके, रेड लाइट क्रॉस करके रोका। 15-20 मिनट मैंने उसको बहुत कीनली ऑब्जर्व किया, ध्यान से मैंने देखा कि क्या मामला है। तो जब रेड लाइट हो तो वो उठ के वहाँ से दीवार के पास से आए, भीख मांगे, जैसे ग्रीन हो जाए तो वहाँ जाके फिर बैठ जाए। अच्छा, बच्चा रो रहा था तो उसके मन में ना कोई रहम नाम की चीज़ नहीं थी। बीच बीच में बच्चा रोता भी है तो रो रहा था ना, तो बच्चे को बस ऐसी दबा दबा के ज़बरदस्ती चुप करा रही थी। कभी मदर फीडिंग होती है वो नहीं कराया उसने, कुछ खिला नहीं रही है। तो मेरा दिमाग खनक गया कि ये काम गड़बड़ है। फिर मैं जहाँ जा रहा था मैं गया, अपना 1 घंटे में करके काम आया। आपको लगा कि माँ का जो बच्चे के प्रति ममता होती है वो नहीं दिख रही है? हाँ, एकदम ये क्लियर था कि ये मतलब ये मैं समझ गया कि इसका बच्चा नहीं है और इसके मन में इसके प्रति कोई ममता भी नहीं है। मैं 1 घंटा काम करने के बाद फिर आया तो वो लेडी वैसे ही भीख मांग रही थी। उसके बाद मैंने उसको देखा, बातचीत की। मैंने कहा कि बच्चा किसका है? कह रहा तुम्हें क्या मतलब है? मैंने कहा अरे तुम्हारा बच्चा है ना, नाम क्या रखा है इसका, तुम्हें क्या मतलब है? मैंने कहा तुम्हारा पति, तुम्हें क्या मतलब है पति से? वो बैठा है मेरा पति। तो मैं उसके पति के पास गया, मैंने उसको बोला कि अरे पैसा दे रहा हूँ, हम लोग NGO से हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसे तुम भीख मांग रही हो, बच्चा भी ऐसी ही है। गर्मी का मौसम था लेकिन धूप में वो बच्चा जल रहा था, उसको कोई मतलब नहीं थी। मैंने कहा अरे हम तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे ना, NGO से हैं, हमारे पास गरीबों के लिए रहता है देने के लिए। तो बोली वो मेरा पति बैठा है, उससे जाके बात करो। मैं उसके पास गया, वो भी एकदम सांवला था। जब दोनों को मैंने देख लिया, सांवला, इतना गोरा खूबसूरत बच्चा, मेरा माथा ठनक गया। मैं थोड़ा सा दूर हटा, मैंने उस इलाके का जो इलाका था उसके SHO साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे बात है और ये निश्चित रूप से स्टोरी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आता हूँ। वो आए, दूर गाड़ी खड़ी की, उन्होंने पूरे देखा, फिर दोनों को उठा के थाने ले जाया गया।
उससे पूछताछ हुई तो फिर से तो ये कुछ बोलते नहीं है, थोड़ा सा पुलिसिया तरीके से पूछताछ हुई तो पता चला कि उसका जो पति है, शादी हुए 2 साल 3 साल हो गए थे, उसको बच्चा नहीं हो रहा था। पति जो था, पति पत्नी, बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा। तो पत्नी उसको छोड़ दी, अपने पति को। तो पति जो है क्या किया, क्योंकि वो प्रेम करता था अपनी पत्नी से, तो देखा कि बच्चा हो नहीं रहा है, तो उसने क्या किया, दोनों में मतलब बिलगाव हो गया, अलग अलग हो गए। वो गया और दिल्ली के एक पुराने इलाके के साइड में, उधर मजनू का टीला के इलाके में, और वहाँ देखा कि 2 गरीब लोग रहते हैं, पति पत्नी और एक बच्चा। उसने क्या किया, पति पत्नी दोनों को मार दिया। मार के एक डेड बॉडी को फेंका कहीं, दूसरे डेड बॉडी को फेंका कहीं, और उस बच्चे को लाके अपने पत्नी को दे दिया। पत्नी को बच्चा मिल गया, दोनों साथ साथ रहने लगे। तो पुलिस ने जब इसमें पुलिसिया कार्रवाई की, पूछताछ किया, और वो भीख मांग रहे थे। हाँ, भीख मांग रहे थे। पुलिसिया कार्रवाई की ढंग से और पूछताछ हुई तो फिर वो डेड बॉडी भी बरामद हुआ, वो हमारे पीसमेकर मैगजीन में भी छपा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, अगर आप थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखें। अच्छा, इसमें हिलने वाली बात ये थी, ये तो एक स्टोरी है, क्राइम की स्टोरी है, जिसने मुझे हिलाया वो ये था कि वो मासूम सा बच्चा जो 4 महीने का 4 महीने का बच्चा है, उसके माँ बाप को उसने मार दिया और ये माँ बाप चले गए जेल। अब ये बच्चा क्या करे, किसके पास जाए? पुलिस ने उसको जहाँ जच्चा बच्चा पालन केंद्र है वहाँ छोड़ा, उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। इस घटना ने भी मुझे कई महीने तक परेशान रखा। और देखिए आज आप, मुझे लग रहा है 10-12 साल के बाद आप पूछ रही हैं, आज भी मेरे दिमाग से निकलता नहीं है। तो ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। क्या क्राइम रिपोर्टर को पुलिस के साथ में अच्छे संबंध बना के रखने पड़ते हैं, मतलब ज़बरदस्ती बना के रखने पड़ते हैं, या संबंध अच्छे हो जाते हैं? क्या कैसा रहता है पुलिस और क्राइम रिपोर्टर का रिलेशन? बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है क्राइम और पुलिसिंग का, पुलिस का। क्राइम रिपोर्टर्स पुलिस के बिना नहीं जी सकते और पुलिस भी क्राइम रिपोर्टर्स के बिना नहीं जी ये सकती। तो डबल मीनिंग बात जा रही है। क्यों? तो ये तो ऐसा हो रहा है कि मैं पूछना चाह रही कि उनका रिलेशनशिप कैसा अच्छा है? आप तो थोड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर दे रहे हो। नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं है, ये बहुत अच्छा आपका इसको थोड़ा सवाल है। एक्सप्लेन कीजिए फिर, हाँ, डिटेल में बताइए। बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक मैंने टिप ऑफ दिया उन पुलिस अधिकारी को, तो उन्होंने एक केस खोल दिया और उस केस की वजह से, खुलने की वजह से उनको डिपार्टमेंट से इतना अप्रिसिएशन मिला कि पूछिए मत, क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड बात थी। क्या पुलिस भी क्राइम रिपोर्टर्स को इसी तरीके का कुछ देती है, टिप्स देती है कि हाँ ऐसा कुछ आया है? हाँ, बिल्कुल देती है। अगर पुलिस हमारी मदद ना करे तो हम तो 0/0 हैं। बिल्कुल पुलिस देती है और कई चीज़ों में हम खुद भी इन्वेस्टिगेट करते हैं जब अच्छा, कोई तो हम घटना जैसे घटती है तो। कोई सीरियल या मूवीज़ में देखते हैं कि क्राइम रिपोर्टर तो कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा है, बट पुलिस उसमें अड़चने डाल रही है, ऑब्स्टेकल्स पे ऑब्स्टेकल्स कर रही है, कोई हेल्प नहीं कर रही, और क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं एकदम हीरो की तरह जाते हैं इन्वेस्टिगेट, अपने जान पर खेलते हैं इन्वेस्टिगेट। ऐसा होता है? हाँ, खूब होता है। ऐसा भी होता है? ऐसा तब होता है जब पुलिस गलत होती है। अच्छा। जब पुलिस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ की होती है ना, तब ऐसा होता है। वो नहीं चाहती कि मामला खुले। अच्छा। वो नहीं चाहती कि दुनिया के सामने वो सच्चाई आए जो गलत उन्होंने किया है। कई बार ऐसा होता है, पुलिस चाहती है कि इसको छुपा कर रखें और हम चाहते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो। तो उसमें कहीं ना कहीं, मतलब अब इसमें मैं पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं कह रहा, इंडिविजुअल कोई पुलिस वाले ऐसे होते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट रहता है। किस वजह से, हमेशा ये नहीं कह सकते कि पैसे का ही लेन देन हो। कई बार वो किसी को ऑब्लाइज करना चाहते हैं, कई बार उनको लगता है कि इसमें, जैसे यही घटना है जो मैंने आपको वो बच्चे वाली बात बताई, कई बार पुलिस वाले हिल गए कि इसमें अगर हम लोग अरेस्ट कर लेते हैं तो ये बच्चा तो अनाथ हो जाएगा, इसको तो कोई देखभाल करने वाला नहीं है, पता ही नहीं है कि इसके माता पिता कौन है, दादा दादी कौन है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो पुलिस कई बार चाह रही थी कि मतलब इसको कैसे करें, एकदम द्वंद्व की स्थिति थी। तो उसमें तो ये नहीं कहा जा सकता कि पुलिस ने पैसे ले लिए। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि पुलिस चाहती है कि ये चीज़ दबा ही रहे। अगर कोई जर्नलिज्म का स्टूडेंट है और वो उसको क्राइम में ही जाना है, तो कैसे वो जाएगा क्राइम में? मीन्स वो जर्नलिज्म किया और जाके बोल देगा, उसको वही क्राइम बीट मिल जाता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं मिलता। उसको अपने झुकाव रखना पड़ता है शुरुआत से ही। जब वो जर्नलिज्म कर रहा होता है तब भी उसको, देखिए क्या होता है ना, क्राइम रिपोर्टिंग एक मिशन है, मैंने जैसा बताया आपको। और क्राइम रिपोर्टिंग करने के लिए सबसे पहले तो आप सर पे कफन बांध लीजिए। हाँ, सर पे कफन बांध लीजिए कि आप पत्रकार बनने जा रहे हैं, उसमें भी क्राइम रिपोर्टर, तो कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो आपके अंदर जिगरा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि मुझे कुछ अलग सा करना है, एक बात। दूसरी बात
क्राइम की रिपोर्टिंग में आपको टेक्निकलिटी भी बहुत सारी देखनी होती है। कौन कौन सी धाराएं होती हैं, धाराओं में उस धारा का मतलब क्या होता है, आईपीसी की जो है सीआरपीसी की धाराएं हैं उसमें किस धारा का क्या मतलब है। किसी को बोल दिया गया कि मैंने उस धारा में उसको बुक कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि उस धारा में क्या क्या मामला है। चलिए अब तो गूगल का सिस्टम है, जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो उस समय इतना मोबाइल और सिस्टम क्राइम नहीं था। रिपोर्टर आपको लॉ की भी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, मतलब एक क्राइम रिपोर्टर मतलब थोड़ा वो पुलिस वाला है, थोड़ा सा वो एडवोकेट है, थोड़ा सा वो अपराधी भी है। अपराधी का मतलब वो हर तरीके का सोच रखता है, उसका माइंड हाँ माइंड, समझना, बिल्कुल वो पढ़ना उसके क्रिमिनल दिमाग, साइकोलॉजी का। हाँ कि वो अपराधी है तो किस तरीके से सोचा होगा, क्या सोच के वहाँ आया, तो वो कहानी एक बनानी पड़ती है। तभी वो पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। बिल्कुल, पुलिस भी अपने हिसाब से लिखती है, फिर उसमें एडवोकेसी भी शामिल है, फाइनली तो वो जज के सामने जाता है। तो आपके लिखे हुए एक सेंटेंस का कितना प्रभाव पड़ सकता है ये वक्त बताता है। अगर आपने कहीं कुछ ऐसा लिख दिया कि मतलब ऐसी चीज़ लिख दी जो कि अपराधी के पक्ष में जा रहा है, तो अपराधी उस सेंटेंस को कोट कर देगा कोर्ट में कि देखिए एक पत्रकार ने लिखा है मेरे बारे में और यहाँ मैं निर्दोष हूँ। तो इसीलिए ये देखना होता है। प्लस पुलिस में सारे खाकी वर्दी में ही होते हैं, लेकिन एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को सैल्यूट करता है, तो वो हायरार्की भी जानना जरूरी है। अगर आपने कांस्टेबल का फोटो हेड कांस्टेबल के ऊपर लगा दिया तो ये गलत है। अगर आपने एसीपी का फोटो डीसीपी के ऊपर लगा दिया तो गलत है, पहली बात। दूसरी बात, नाम और उनका पोस्ट ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो ये इस नोट पर एक बात कहती हूँ कि आप पुलिस हायरार्की जरा हमें बता दीजिए, या तो मतलब टॉप टू डाउन बता दीजिए या डाउन टू टॉप, जैसे भी आपको डाउन टू टॉप बता देते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे या जो सही तरीका है जो भी। इस पर मेरे पास एक किस्सा भी है जी, किस्सा बताता हूँ फिर वो बताता जी हूँ। बिल्कुल, किस्से में ही बता देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, वो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, अच्छा, बिहार में। जी, तो बहुत दिनों के बाद मैं बिहार गया तो फ़ोन किया, उन्होंने कहा आ जाओ यहीं इंस्टीट्यूट में आ जाओ, मैं वहीं हूँ। इंस्टीट्यूट में गया तो देख रहा हूँ 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं दबा दबा के एकदम, और ये पढ़ा रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, मुझे स्टेज पर बुला लिया और परिचय करा दिया कि ये मेरे मित्र हैं, दिल्ली में क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, और अब आपको ये अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, आप इनसे जो पूछना है पूछिए। तो जो पत्रकार बच्चे थे उन्होंने जो पूछताछ की वो तो पूछा ही, लेकिन उसमें जो खास बात ये रही कि मैंने बच्चों को जो चीज़ पढ़ाई वो उनके जीवन भर काम आने की चीज़ है, वो यही है पुलिस से। हाँ, हायरार्की ही बताई मैंने उनको कि पुलिस में सब वर्दी में ही होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे को सैल्यूट कर रहा होता है, दूसरा तीसरे को करता है, तो क्या है इसमें जी। तो मैंने उनको पूरा सिस्टम बताया कि सबसे पहले कांस्टेबल होता है। पुलिस के दो तरीके के सिस्टम है, एक तो कमिश्नरेट सिस्टम है, जैसे दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम से चलती है और दूसरा होता है स्टेट की पुलिस डीजीपी सिस्टम, जैसे बिहार में डीजीपी सिस्टम है। तो अगर हम बिहार के हिसाब से देखें सिस्टम लगभग एक सही है, हायरार्की एक होती है, बस कहने मतलब उनका पद अलग हो जाता है, शब्द अलग हो जाता है। जैसे बिहार में अगर देखें सबसे पहले कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, फिर एसआई, मतलब एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर, इसके बाद इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी, फिर एडिशनल एसपी, फिर एसपी, फिर एसएसपी, फिर डीआईजी, फिर आईजी, फिर एडीजीपी, फिर डीजी। उसी तरीके से अगर आप कमिश्नरेट में हैं, दिल्ली में हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, यहाँ के बाद ऊपर वाला बदल जाता है, एसीपी, एडिशनल डीसीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी, ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी, सीपी। बात बराबर ही है, 12 ही पोस्ट हैं, लेकिन वहाँ इस तरीके से कहा जाता है, यहाँ इस तरीके से कहा जाता है। अगर कोई पीस मेकर निकालना चाहे तो क्या उसको करना पड़ेगा? पीस मेकर से मेरा मतलब है कोई भी मैगजीन अगर कोई निकालना चाहता है या कोई न्यूज़पेपर निकालना चाहता है, तो उस व्यक्ति को या उस संस्था को कैसे न्यूज़पेपर निकलवाने की क्या प्रक्रिया है? न्यूज़पेपर और मैगज़ीन दोनों की प्रक्रिया एक ही है। इसके लिए आपको दिल्ली में अगर हैं तो डीसीपी लाइसेंसिंग जाना होता है, वहाँ एक फॉर्म मिलता है, उसकी 3 कॉपी करा करके उसको अच्छे से भरना होता है। बहुत सारा कॉलम है उसमें, सारा डिटेल और सब कुछ सच और ईमानदारी से भरना होता है। आपका घर का एड्रेस, नाम, पता, एडिटर का नाम, पता, अकाउंट नंबर, डिटेल, मतलब इतना कुछ उसमें डिटेल होता है कि अगर आपने एक बार भर दिया तो उसमें एक तो गलत नहीं होना चाहिए, दूसरा सरकार बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है किसी भी पत्रकार को में अखबार को शुरू करने के लिए। उसमें आप एक अच्छा सा नाम सोचिए, उसके 2-3 ऑप्शन सोच लीजिए, ऑप्शन के नाम दे दीजिए
और फिर वो जब डीसीपी लाइसेंसिंग 3 कॉपी में जब आप भर के देते हैं, फिर वो आरएनआई को भेजते हैं, एक डीएवीपी को भेजते हैं। आरएनआई मतलब रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। वहाँ से वो नाम देखा जाता है कि अवेलेबल है कि नहीं। अगर नाम अवेलेबल है तो फिर आपके पास चिट्ठी आ जाती है कि ये नाम अवेलेबल है, इस नाम से आप अपनी जो पत्रिका या अखबार है आप शुरू कर सकते हैं। और उसमें जो भी प्रक्रिया है उसको पूरी करके और उस नाम के टाइटल के साथ एक अच्छा सा आप डिज़ाइन बना करके उसका कवर पेज पर वो नाम डाल के, और जो भी आपने लिखा है कि अखबार है या मैगज़ीन है, कितने पेज का है, उसमें कितने कलर हैं, कितने ब्लैक एंड वाइट है, वो सारा डिटेल जो आपने लिखा है एज इट इज़ उसको आपको छपवा करके और पहली कॉपी डीसीपी लाइसेंसिंग को, आरएनआई को और डीएवीपी को देना होता है। इस तरीके से आप अखबार मैगजीन कुछ भी शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखना ये है कि आपका रजिस्टर्ड एड्रेस हो, आपका जो आधार कार्ड है, जो आपका पैन कार्ड है, वो सब कुछ बिल्कुल सही हो। कहीं भी एक भी अगर आपने सेंटेंस गलत डाला तो आपका कैंसिल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया बहुत सख्त हो गई है, अब गलत करना मुश्किल है। तो जो रजिस्ट्रेशन करवाने गए हैं उस संस्था या उस व्यक्ति का भी एलिजिबिलिटी कुछ रहता है? हाँ, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए और एडिटर की तो निश्चित रूप से होती है, क्योंकि एडिटर भारतीय संविधान के हिसाब से किसी भी सेंटेंस के लिए, शब्द के लिए जवाबदेह होता है। उस अखबार मैगजीन में जो कुछ छपता है उसके लिए संपादक जवाबदेह होता है। मालिक कम जवाबदेह होता है, संपादक ज़्यादा जवाबदेह होता है। तो संपादक हमेशा ही विद्वान व्यक्ति होता है, वो पढ़ा लिखा, समझदार और चीज़ों को समझता है, पत्रकारिता को समझता है, शब्द को समझता है, भाषा को समझता है। तो इस तरीके से होता है। उसमें आपको सारा डिटेल देना होता है, वो डिटेल आप दीजिए और आपका नाम रजिस्टर्ड हो गया। फिर आप पत्रिका या मैगजीन शुरू कर सकते हैं, आप पत्रकार भी हो गए, आपका एक हाउस, प्रोडक्शन हाउस हो गया जी। उसके लिए कोई पास्ट एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है, प्रीवियस कुछ एक्सपीरियंस रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? वैसे तो होना ही चाहिए। अगर आप इतना बड़ा मैगजीन या न्यूज़पेपर अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि क्या सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनका कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए? नहीं, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं कि क्या हैं, आपका अनुभव है कि नहीं है। जी। सरकार को इससे मतलब नहीं है। सरकार को इससे मतलब है कि जो डिटेल आप डाल रहे हैं, डिटेल एज इट इज़ होना चाहिए। जो आपका एड्रेस है, अगर वहाँ इन्वेस्टिगेशन से ऑफिसर आए तो उनको वो एड्रेस पर मिले। आपका जो अकाउंट डिटेल है, सब कुछ डिटेल ऐसे ही होना चाहिए। इसमें एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप इंडियन होने चाहिए, ये एकदम कंफर्म है कि आपको भारतीय होना चाहिए, और इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई कंडीशन नहीं है, बस ये है कि आप जो डिटेल दे रहे हैं वो सही होना चाहिए। मुझे अभी एक ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक हुआ है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। हाँ। आप न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं है। शायद ये राइट टू एक्सप्रेशन हाँ, बिल्कुल, के कारण हमको ये हाँ, अच्छा। हाँ। जी। तो राइट टू एक्सप्रेशन है, आप इसलिए एमपी जीत ले, राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, कहाँ एजुकेशन का क्राइटेरिया? हाँ, एजुकेशन का क्राइटेरिया चपरासी के लिए है। मेरे मन में जो भी प्रश्न आए वो मैंने संतोष कुमार सरस जी से पूछे। और इसके अलावा अगर यदि आपके मन में कुछ और प्रश्न हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो क्राइम रिपोर्टिंग या मैगजीन से रिलेटेड या जर्नलिज्म से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएं हमें लिख सकते हैं। मैं संतोष जी से वो सब पूछ करके आपको उसका उत्तर देने की ज़रूर प्रयास करूँगी। और संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस मधुनामा में आए। बहुत अच्छी और बहुत ऐसी ऐसी जानकारी आपने हमें दी जो हमको नहीं पता थी। कि हम बस स्टोरीज़ देखते हैं, लेकिन उसके पीछे एक क्राइम रिपोर्टर कितनी मेहनत करता है, कैसे कैसे खतरे वो उठाता है, और कितना अच्छा पुलिस और क्राइम रिपोर्टर का रिलेशन होता है, ये हमें आज पता चला है। मुझे तो आज पता चला है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी सारी जानकारी दी, खास करके पुलिस हायरार्की के बारे में जो आपने हमें बताया, एकदम वन गो में बता दिया। इसी से आपके अनुभव का पता चलता है। हम आपके लिए और अच्छे से हम आपको विश करते हैं। और अब हमारे दर्शकों को भी मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने मुझे एक अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।